हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी आर ऑन लेक्चर नंबर 32. Right? We will continue with the section of the non-covalent interactions. Last class में मैंने आपको जो बॉन्डिंग है प्रोटीन की उसका सिग्निफिकेंस बताया था, है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट विद इन दोज structures the covalent bonds are formed, but when the quaternary structures are formed then the non-covalent interactions play very important role in stabilizing the protein structure. ठीक, समझ में आया। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, प्रोटीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक्चुअली में हमारे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दैट इज अमीनो एसिड्स, are classified on the basis of their side chains or R groups. ठीक है, कैसे क्लासिफाई करते हैं आप अमीनो एसिड्स को, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा। हाइड्रोफोबिक, है ना, जिनकी साइड चेन्स में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज प्रेजेंट है, जैसे हो गया हमारा ल्यूसीन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे एक अलग दूसरा ग्रुप जिसको हम बोलते हैं चार्ज अमीनो एसिड्स, इधर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे चार्ज हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स, चार्ज नहीं है बट पोलैरिटी डेवलप्ड है, जैसे कि होगा हमारा सिराइन, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2OH। आर जो साइड चेन होती है उसकी वो CH2OH होता है, जिसकी वजह से उसमें आती है पोलैरिटी। ठीक है, तो क्योंकि अमीनो एसिड्स की साइड चेन्स डिफर करती हैं अपने नेचर में, तो इनके इंटरैक्शन के लिए यू हैव दी नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस कमिंग इनटू पिक्चर। और ये इंटरैक्शंस कौन कौन से हैं, देखो जरा, एक एक करके हम सारे के सारे इंटरैक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंटरैक्शन है जो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, चलो आयनिक बॉन्ड ले लो, एक ही बात है, कुछ भी ले लीजिए, है ना, सारे के सारे पढ़ने हैं हमें। ये कौन से हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप, दीज आर ऑल नॉन कोवलेंट। ठीक है, नॉन कोवलेंट इंटरैक्शंस का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे, जब oppositely charged R groups of amino acids are close together in a protein, then they form ionic bond. ठीक, समझ में आया। ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप्स ऑफ द अमीनो एसिड, जैसे कि लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज, ग्लूटामिक एसिड का नेगेटिव चार्ज, जब आपस में पास आएंगे तो बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड। अब एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो सिमिलर होती है या वो कंपैरेबल होती है किसके, कोवलेंट बॉन्ड के। अब आयोनिक बॉन्ड नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, दैट इज सिमिलर टू दी कोवलेंट इंटरैक्शंस। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस ये होगा कि आयोनिक बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है इन दी वाटर। ऐसा क्यों होता है, ये ध्यान रखना है। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है वाटर में। ऐसा इसलिए बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड इट ऑफर्स और इट हैज अ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो वाटर की है, उसकी वजह से आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वाटर में कम हो जाती है। इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और किस किस पर डिपेंड करेगी, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करेगी, बफर पर डिपेंड करेगी कि आपका जो सॉल्यूशन का मतलब जो भी पीएच है या जो भी बफरिंग कैपेसिटी है वो क्या है। उसके अलावा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की पर भी हमारी आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। ये हुआ हमारा पहला नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन जो कि प्रोटीन की स्टेबिलिटी में मदद करेगा। ठीक है, दूसरा देखो आप,
इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला तो और भी ज्यादा, ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल वैसे भी प्ले करता है। हमने इस बॉन्ड का रोल अपने डीएनए या मतलब अपने न्यूक्लियोटाइड्स में भी देखा था, है ना। सिग्निफिकेंस, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद और इन बिटवीन the hydrogen atom of one group and the electronegative atom of another group, and that electronegative atom is either oxygen or nitrogen usually, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन जब अलग अलग साइड में प्रेजेंट होंगे तो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? दिस हाइड्रोजन हैज partial positive charge, oxygen and nitrogen have partial negative charge। ये जो सिंबल बनाया है मैंने that is partial charge, ठीक। तो हाइड्रोजन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन हो गए हमारे पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड डेवलप होगा दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड, हमने अपने न्यूक्लियोटाइड्स में भी देखा था। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। AT form 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G and C forms 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, and there also hydrogen bond plays a very important role in stabilizing the backbone of our DNA or RNA. Here too, in the proper orientation or conformation of the protein, hydrogen bond plays a very important role. समझ में आया दोनों bonds क्या क्या है? अगर कोई डाउट आ रहा है तो you can ask me in the comment section. I will provide you or I will clarify your query then and there itself. तीसरा देखो और भी important या फिर और भी मजेदार, देखो जरा। ये तो हो गए हमारे, आपने देखा कि वाटर का इफेक्ट कहीं कहीं पर आया है, लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, है ना। कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल वाटर लविंग और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वाटर रिपेलिंग, ठीक है। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल, जैसे कि जब आप ऑयल को पानी में डालते हैं, बेंजीन को पानी में डालते हैं, तो ऑब्वियसली वो डिसॉल्व नहीं होता, सेपरेट आउट हो जाता है। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल या जब ऐसे प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड्स हमारे प्रोटीन्स में प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों बॉन्ड्स तो नहीं बनेंगे वहां पर। तो उनकी स्टेबिलिटी का क्या वो ऐसे ही हैफाजार्ड वे में मूवमेंट करते रहेंगे? No, there is a separate kind of interaction that plays an important role in stabilizing those particular molecules, and that is this hydrophobic interactions, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ऐसा क्यों होता है कि ऑयल वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं करता? क्योंकि ऑयल जो है वो अनफेवरेबल इंटरैक्शंस बाइंड करता है वाटर के साथ में, या फिर आप इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं कि ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स इंटरफियर विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, जब भी पोलर मॉलिक्यूल या जो वाटर जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट लीड्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी, but that loss of energy is compensated by yet another stable bond formation। इसी वजह से वो वहां पर जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, जब आप इनको वाटर में ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन उसकी एनर्जी कंपेंसेट नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी, अब देखो जहां पर भी आपकी एनर्जी कंपेंसेट नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट आपको वहां से बाहर फेंक देगा, है ना। ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, जब आप कहीं पर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में तो ऑब्वियसली आपको वहां से बाहर निकलना ही पड़ता है या हटा दिया जाता है। तो वही सेम काम वाटर भी करेगा। जब ऑयल या ऐसे मॉलिक्यूल उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो उसको बाहर फेंक देगा। बाहर फेंकने का ये मतलब नहीं है कि बॉडी से बाहर हो जाएगा, नो, दे क्लस्टर इन दैट वे कि जो उसके हाइड्रोफोबिक वाले पोर्शंस हैं दैट विल बी अवे फ्रॉम दी वाटर, मतलब इंटीरियर कोर में वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल चले जाएंगे एंड बाहर की तरफ जहां हमारा साइटोप्लाज्म है, वाटरी लिक्विड है, वहां पर रहेंगे हमारे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से बनेंगे हमारे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। दे आर पुश्ड आउट ऑफ द वाटर, आउट ऑफ द वाटर लिखना सही नहीं है ना, अवे फ्रॉम द वाटर लिख सकते हैं, ठीक है, अवे
फ्रॉम दी वाटर, दैट मीन्स फ्रॉम दी इंटीरियर कोर, और इस इंटीरियर कोर को स्टेबलाइज करने के लिए यू हैव अनदर टाइप ऑफ इंटरैक्शन, दैट इज द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ठीक है, इसी वजह से जो प्रोटीन्स हैं उनमें ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हैं दैट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट मीन्स इन द इंटीरियर कोर। समझ में आया हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर एनर्जी कंपेंसेट नहीं हो पाएगी तो वो वहां से बाहर निकल आएगा या वहां से दूर रहेगा, इसीलिए आप इसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। फोबिया मीन्स फियर, है ना। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर से फियर करते हैं। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स होता है लविंग। ठीक, तो इसी वजह से वो वहां से बाहर आ जाते हैं या फिर वहां से दूर रहते हैं, या फिर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है और उसको कंपनसेट करने के लिए यू डू नॉट हैव द आयोनिक इंटरैक्शंस कमिंग इनटू पिक्चर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस कमिंग इनटू पिक्चर व्हिच कैन स्टेबलाइज दोस पर्टिकुलर थिंग्स, दैट इज व्हाई दे रिमेन अवे फ्रॉम द पर्टिकुलर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, and in turn leads to the development of yet another type of interaction, that is hydrophobic interaction, to stabilize those particular structures। ठीक है, समझ में आ गया? आ ही गया होगा समझ में, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा समझ में। चौथा, एक और नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन आता है। देखो यहाँ पर हमने सब जगह कहीं ना कहीं चार्ज की बात जरूर की है। ऊपर चार्ज आया आयोनिक बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड में तो साफ साफ लिखा ही हुआ है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में चार्ज नहीं आया, बट ये सॉल्युबिलिटी की बात हुई है ना, बाकी की बॉन्ड एनर्जी की बात हुई। एक और इंटरैक्शंस है जहां पर, या एक और ऐसा बॉन्ड है जहां पर जिसमें इन सब चीजों की बात नहीं होती, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। सुना भी होगा वैसे तो आप ये सारे के सारे जो अपने इंटरैक्शंस हैं वो क्लास 9th या क्लास 10 में आई थिंक आपके है केमिस्ट्री के अंदर, जहां पर हम इन सबको पढ़ते हैं, बट जस्ट आई एम गेटिंग आई विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे कैसे होता है जिससे आपको याद रहे। वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस कैसे होते हैं? इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ की वर्ड्स ही लिख रही हूं मैं बोर्ड पर जिससे आपको समझ में आ जाए। इफ एट ऑल यू वांट टू स्टडी मटेरियल डिटेल्ड टाइप, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में सारा स्टडी मटेरियल है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू विद दैट टू अलोंग विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक, चलो देखो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन से कब होगा? व्हेन टू अनचार्ज एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर। ठीक है, जब अनचार्ज एटम्स को आप पास में लेके आएंगे तो जो उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आपस में एक रेडियाई बनाएंगे जिनको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई, और उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होगा दैट लीड्स टू दी वेरी वीक इंटरैक्शंस, दैट इज दी वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस हैं किसकी वजह से? अनचार्ज मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसको आप बोलेंगे वैन डर वाल्स रेडियाई, वीक इंटरैक्शन स्टैब्लिश होंगे, जिसको आपने बोला है वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो ये है कुछ ऐसे इंटरैक्शन जो कि क्या करेंगे? मदद करेंगे हमारे प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी में। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज from next lecture we are going to start the structure function relationship with respect to the special proteins or enzymes that are there present in your syllabus. ठीक है, so that's all for this particular lecture. We will meet again. Till then, have a happy learning. Take care. Bye bye. Thank you.